मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या कह रहे हैं वो आप सुनिए। उप मुख्यमंत्री सम्मानीय प्रेमचंद जी बैरवा साहब, कैबिनेट में मेरे साथी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सम्मानीय गजेंद्र सिंह खीपसर साहब, चेयरपर्सन डॉक्टर एमएल सोनकार जी, चेयरपर्सन कम चांसलर डॉक्टर विकास चंद सोनकार जी, वाइस चांसलर डॉक्टर अचल गुलाटी जी, वाइस चांसलर डॉक्टर बीके कपूर जी, फॉर्मर वाइस चांसलर एंड एडवाइजर सुधीर सचदेवा जी, मंच पर विराजमान अन्य सभी अतिथिगण, मेरे सामने बैठे सभी छात्र छात्राओं, उपस्थित सभी महानुभाव, हॉस्पिटल के सभी प्रबंधक, डॉक्टर, कार्मिक, सबसे पहले तो मैं आप सभी का यहाँ अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो क्षेत्र सेवा का क्षेत्र है, और सेवा के क्षेत्र में जब हम काम करते हैं वो अर्थ से नहीं मन की शांति से जोड़ा जाता है। इसलिए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं अस्पताल प्रबंधन का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे आप सबके बीच अपने 7वें दीक्षांत समारोह में आने का अवसर दिया। मुझे खुशी है कि महात्मा गांधी अस्पताल में कैंसर के इलाज हेतु साइबर नाइफ और पेट स्कैन मशीन स्थापित की गई है और 11 मंजिल के हेमेटोलॉजी टावर की शुरुआत आज हुई है। आपका यह अस्पताल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मानव सेवा से प्रेरित, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश सेवा और मानव सेवा को उन्होंने समर्पित किया था। महात्मा गांधी अस्पताल चिकित्सा, शिक्षा और मानव सेवा के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। ऐसे उत्कृष्ट कार्य, सेवा, कर्म और समर्पण के लिए मैं संस्थान के संस्थापक और उनके सभी सहयोगियों को मैं बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। आज के इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर अपनी शिक्षा पूरी कर समाज की सेवा का बीड़ा उठाने वाले आप सभी विद्यार्थियों को भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। आप सभी मानव सेवा के भाव को सबसे ऊपर रखते हुए रोगों को दूर करने और रोगों के इलाज करने में अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे, ये मुझे विश्वास है। और जैसा कि मैंने कहा कि यह अर्थ से ज्यादा सेवा का भाव इसमें आवश्यक है, और आप ये निश्चित मान लीजिए व्यक्ति को निमित्त किया जाता है, और निमित्त इस बात के लिए किया जाता है कि आपको सेवा कहां करनी है। यह कभी कभी हमारे मन में आ जाती है कि हम अपनी मर्जी से सेवा कर रहे हैं, किस क्षेत्र को हम चुनते हैं। आपके मैं छात्रों से भी कहना चाहता हूं, आपके मन में कहीं की जाने की होगी कल्पना, क्या होगी? कुछ के मन में तो ये होगा कि पहले से ही कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है, लेकिन कई के मन में ये होगी कि मुझे दूसरे क्षेत्र में जाना है। लेकिन ईश्वर ने मंजूर किया और आप इस सेवा के क्षेत्र में आए, इसलिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जीवन में क्योंकि हमको डिग्री मिलती है, हम उस क्षेत्र में काम भी करते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको ईश्वर कराना चाहता है, वो भी काम आपसे कराएंगे।
और इस सेवा के क्षेत्र में मैं हमेशा कहता हूं कि आप कई डिपार्टमेंट हैं जो सर्विस में रहते हैं, उनकी ड्यूटी 8 घंटे रहती है, लेकिन इस क्षेत्र में काम करने वाले की व्यक्ति जो होते हैं उनकी ड्यूटी 24 घंटे की होती है। कभी कभी तो ऐसा अनायास आता है कि आप 16 घंटे की ड्यूटी भी करके आए हैं, लेकिन अकस्मात कुछ भी हो गया तो आपको वो 16 घंटे से ज्यादा 20 घंटे के लिए भी आपको प्रेरित करते हैं और आपको वो करना होता है, क्योंकि ये सेवा का क्षेत्र ऐसा है कि आपके मन और भाव के आधार पर ईश्वर उसी क्षेत्र में काम करने के लिए आप सभी को लगाया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में रहने वाले उन सभी छात्र और छात्राओं कि आप इसे ईश्वरीय कार्य मानते हुए और ईश्वर को यह मानते हुए कि उसने हमको यह कार्य सौंपा है, तो उस कार्य की स्थिति क्या होनी चाहिए। आज के अवसर पर मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि हम कहीं ना कहीं निमित्त होकर के इस क्षेत्र में आए हैं, तो सेवा के कार्य को हम आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज इस अस्पताल में साइबर नाइफ और पेट स्कैन मशीन का उद्घाटन किया गया है, जिसका लाभ जयपुर समेत आसपास के जिलों को बड़ी आबादी को मिलेगा। उन्हें कैंसर जैसी बीमारियों की जांच के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इस नवस्थापित हेमाटोलॉजी टावर में रक्त संबंधी रोगों की मरीजों के लिए स्थापित सुविधाओं से रोगों के निदान और इलाज में भी सहायता मिलेगी। और ये सहायता हमारे, जैसा कि हमारी सरकार स्वास्थ्य राजस्थान के लिए संकल्पित है, क्योंकि हमने जो बजट के आधार पर इस बार बजट में हमने 27,660 करोड़ रुपए यानी पूरे बजट का 8.26% हिस्सा केवल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए रखा है। इससे पता चलता है कि हमारे लिए प्रदेशवासियों की सेहत कितनी महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि वो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति, किसान है, मजदूर है, गांव में खड़ा है, उस व्यक्ति को भी इलाज पूर्ण रूप से मिले। क्योंकि आपने देखा होगा 4 बातें ऐसी हैं कि जिसमें व्यक्ति का कुछ भी हो जाए। कहावत भी है, मौत मुकदमा मान की और चौथा मेहमान, थाड़ी लोटा बेच करके इनका रखो मान। तो एक चिकित्सा ऐसी है कि उसको आपको दिखता है, लेकिन उसमें भी कुछ भी हो, लेकिन हमने इलाज कराना है। व्यक्ति किसी का भी लाए, कहीं से भी लाए, लेकिन इलाज के लिए परिवार वाले, रिश्तेदार जो भी होते हैं, व्यक्ति के लिए जो उन पर होता है वो करने को तैयार होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सेवा के क्षेत्र इसलिए भी आवश्यक है कि व्यक्ति की आवश्यकता कब होती है, यह भी इसमें मालूम पड़ जाता है। इसलिए हमने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना लागू कर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित रोगियों के लिए चिकित्सा सुविधा बढ़ाते हुए आईपीडी के साथ डे केयर पैकेज जोड़ने की व्यवस्था भी हमने की है, जिससे उसका इलाज भी ठीक तरह से हो पाए। गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच एवं चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए मां वाउचर योजना शुरू की है। प्रदेश में चिकित्सा बुनियादी ढांचे को और बेहतर बनाने के लिए आपने देखा होगा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू किया है, जिसमें 3 वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाएंगे। प्रदेशवासियों को बेहतर मेडिकल कंसल्टेंसी, ऑनलाइन स्वास्थ्य रिकॉर्ड, अस्पतालों में वेटिंग हटाने
और चिकित्सा में डेटा आधारित रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू किया गया है। प्रदेश में अन्य राज्यों और दूसरे देशों के मुकाबले कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। इसके चलते प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म भी तेजी से बढ़ा है। अब मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी के माध्यम से इसे और विस्तार किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं में हो रहे निरंतर उत्थान का ही परिणाम है कि आज राजस्थान संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर सहित अन्य स्वास्थ्य मानकों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर स्थिति में है। अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया था राइजिंग राजस्थान का। कई लोग मेरे से कहते हैं कि सरकार की यह पहली साल है, पहली साल में राइजिंग राजस्थान। मेरे कई लोगों से मैंने बात की, उन्होंने भी कहा पहली साल जल्दी होगा। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि जो संकल्प लेता है उस संकल्प को पूरा करने के लिए ईश्वर भी साथ देता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राइजिंग राजस्थान में आपने देखा होगा कि जिस तरह से देश के अन्य प्रदेशों में हमें जो सहयोग मिल रहा है, बाहर कंट्रियों से भी जो हमें सहयोग मिल रहा है, हम इसमें प्रदेश में चिकित्सा स्वास्थ्य समेत हर क्षेत्र में निवेश लाने के लिए ये राइजिंग राजस्थान हमारा 9 से 10 दिसंबर को राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित कर रहे हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हम अभी तक इस समिट के लिए लगभग 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक के MOU हम कर चुके हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भी निवेश के प्रति निवेशकों ने काफी रुचि दिखाई है। राज निवेश पोर्टल पर अब तक चिकित्सा से जुड़े 57,000 करोड़ रुपए से अधिक के करीब 300 निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। इनसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होने की संभावना है। मैं आपको राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में पधारने के लिए भी आपको आमंत्रित करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह समिट राजस्थान को स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी बनाने में सफल रहेगा। मैं आशा करता हूं कि इस चिकित्सा संस्थान से जुड़े आप सब लोग इसी प्रकार मानव सेवा के कार्यों को पूरी निष्ठा से एवं तत्परता के साथ पूरा भी करेंगे। और क्योंकि कहा है सबसे पहले आवश्यकता चिकित्सा और स्वास्थ्य की होती है, और हमने इसीलिए बजट में प्रावधान रखा है। आने वाले समय में हम चाहते हैं कि डिजिटलाइजेशन हो, जिससे कि जो मरीज है, क्योंकि आज हम देखते हैं कोई भी जांचें होती हैं, अगर 10 दिन पहले जांच किसी की हुई, 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, 1.5 महीने पहले होती है, तो दोबारा से डॉक्टर उसका पर्चा बना देते हैं और फिर वो जांच के लिए जाता है। हम एक कार्ड बना करके दे रहे हैं, वो प्राथमिक स्वास्थ्य से लेकर के हर सेंटर तक जाएगा और वो कार्ड में उसकी सारी जांचें होंगी, जिससे उसके जो बीमार है, किस कारण से है, उसके बारे में डिटेलिंग हो सके, उसकी हिस्ट्री मालूम कर सके। ये भी हमारी सरकार अभी राजस्थान के लिए काम करने जा रही है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं, हमारी सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। और आपने देखा है कि जिस तरह से हमने, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 4 जातियां हैं, युवा, महिला, किसान, मजदूर, इसमें सभी का समाहित है। हम इनके उत्थान के लिए काम करें।
आपने देखा, हमने युवाओं से कहा कि हम 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे। आपने देखा है कि हमने 33,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र हमने दिए हैं। आने वाले समय में आपने ये भी देखा है कि 90,000 रिक्तियां, 60,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की रिक्तियां, या 60,000 नियुक्तियां 11 महीने की हैं, ये कितने समय की है? मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उन गरीब के बेटे को, किसान के बेटे को, मजदूर के बेटे को, आपको क्या आपत्ति हो रही थी उनको रोजगार देने की? लेकिन 60,000 कोई 10 महीने, 11 महीने, साल, 2 साल में तो नहीं हो सकती। लेकिन हमने कहा, क्योंकि हमने युवा से वायदा किया है, और युवा के साथ जो वायदा किया है हमारी सरकार उसके लिए कृत संकल्प है, हम उसे पूरा करेंगे। आने वाले समय में मैंने जिस दिन मेडिकल हेल्थ की समीक्षा बैठक ली थी, मैंने कहा कितने पद खाली हैं, कितने डॉक्टरों की आवश्यकता है, कितने नर्सिंग के छात्रों छात्राओं की आवश्यकता है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि हमारी सरकार हमारे उन युवाओं के लिए, हमारी उन बहनों के लिए, हमारे उस किसान के लिए, हमारे उस मजदूर के लिए और राजस्थान को आगे हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है। हम हमारे राजस्थान को एक उत्कृष्ट राजस्थान, एक विकसित राजस्थान निश्चित रूप से आने वाले समय में हम बनाएंगे। हमने जो हमारा संकल्प पत्र में, हमने जो हमारा एक एक वायदा राजस्थान की जनता के बीच में किया है, क्योंकि हम इसलिए कहना चाह रहा हूं कि हमने 11 महीने के अंतराल में लगभग 50% संकल्प पत्रों को हमने पूरा किया है, जो हमने 5 साल के लिए लिए थे। आने वाले समय में हम उन पूरे संकल्प को हमारे को पूरा करेंगे, और युवा, महिला, किसान, मजदूर वो हमारा पूरी तरह से जो उसको हम सुविधा देने वाले हैं, उनके जो हमने संकल्प पत्र में वायदे किए उनको पूरा करेंगे। आज के इस समारोह में मैं उन्हें, उन सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, और उनसे आशा और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे, क्योंकि हम इस प्रदेश के, इस देश के एक नागरिक भी हैं, और उन नागरिक कर्तव्यों की तरफ भी हमें देखना है। क्योंकि आज के समय में व्यक्ति अगर देखता है तो सिर्फ अधिकार की तरफ देखता है, पिता का अधिकार क्या है, पुत्र का अधिकार क्या है, पत्नी का अधिकार क्या है। लेकिन मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप एक नए जीवन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं कि हमारे जीवन में हमें कुछ हमारे कर्तव्य भी हैं, मां भारती के प्रति भी हैं, व्यक्ति के प्रति भी हैं, परिवार के प्रति भी हैं, राज्य के प्रति भी हैं, देश के प्रति भी हैं। हम उन कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए हमारे जीवन को आगे बढ़ाएं। मैं इस कार्यक्रम में बुलाया, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छात्रों को पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।